अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ मुल्क की सियासी जमात और हुकूमत बनाने वाली सियासी जमात के सरबरा का ये कहना है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी तरफ एहतसाब होता हुआ नज़र भी आ रहा है, लेकिन वो सियासी जमातों या सियासी सिस्टम में नहीं बल्कि इदारों में। एक तरफ फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद उनका जिस तरीके से आगे केस चलना है वो तो वाज़े नहीं हो सका कि उसमें क्या कुछ होगा। पहले टॉप सिटी की बात की गई, लेकिन अब लगता यह है कि मामला तूल पकड़ता जाएगा, क्योंकि मज़ीद कुछ अफसरान की गिरफ्तारी के बाद ये गुत्थी सुलझने के बजाय मज़ीद उलझती जा रही है। दूसरी तरफ खान साहब की आज होने वाली सहाफ़ियों से गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने एक तरफ फैज़ हमीद साहब को एसिड भी करार दिया है, दूसरी तरफ उन्होंने उन्हें डिसऑन भी किया और उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद साहब का जो भी मामला है वो इदारा और उनके बीच है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये कन्फ्यूजन की फ़िज़ा कब ख़त्म होती है, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि PTI हुकूमत का खात्मा बुनियादी तौर पर कमर बाजवा साहब की एक्सटेंशन से मुंसलिक करने की जो बात है वो दुरुस्त है, उसके ऊपर हुकूमत खामोश नज़र आती है। एक तरफ एक वज़ीर ये कहता है कि ऐसा कुछ हुआ था और दूसरी तरफ दूसरा वज़ीर ये कहता है कि ऐसा तो कोई मामला कभी ज़ेर बहस रहा ही नहीं। ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है जिसने पाकिस्तान के अवाम को बड़ी हद तक कन्फ्यूज़ कर रखा है, लेकिन इसके ऊपर इदारे तो दूर की बात है, सियासी जमातें भी लबकुशाई करते हुए सोच विचार से काम ले रही हैं, क्योंकि आज नून लीग की तरफ से ये फैसला किया गया है कि इस मामले के ऊपर किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं की जाएगी। लेकिन यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोकल है और वो इन इशूज़ के ऊपर बात भी कर रही है। आज भी उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने हवाला दिया है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। प्रेस टॉक करते हुए अपनी इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नईम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो ये बताइएगा कि चलिए फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी पे तो हम बात कर ही रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन ये जो खान साहब ने उनसे मुताल्लिक गुफ्तगू की है ये किस पैराए में की है? क्योंकि एक मरतबा उन्होंने ये कहा कि वो एसेड थे कौम के, और दूसरे उन्होंने सेकंड में ये कहा कि नहीं, उनसे हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर उसको एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने सारा मौका दिया। बड़ा क्लियर मौका है खान साहब का उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कि ये फ़ौज का इंटरनल मामला है और एहतसाब, बल्कि उन्होंने कहा कि बाजवा साहब का भी होना चाहिए कि किस तरह उन्होंने कायनी हुकूमत को उठाया, उनकी बीवी के पास पैसे 14 अरब रुपए कहाँ से आ गए, और ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बिल्कुल बड़ी क्लियर बातें की हैं। सेकंड बात ये है कि ये मंसूब करना कि PTI का कोई ताल्लुक था या पॉलिटिकली कोई एक्टिविटीज़ थी या फैज़ हमीद साहब जो हैं वो सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व थे, PTI को चला रहे थे, इस तरह ये बिल्कुल नहीं है। खान साहब का कोई रब्ता नहीं था। खान साहब का सिर्फ़ और सिर्फ रब्ता उसी वक्त था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर था। और जहाँ तक बात रही कि फैज़ साहब वो कैसे ऑफिसर थे या उनकी क्या ज़िम्मेदारी थी या वो क्या काम कर रहे थे, जिसके ऊपर आपने कहा कि वो, मैं ये समझूंगा कि ये जो थोड़ा सा मीडिया है ना, रिपोर्टर्स हैं, ये थोड़ा सा ना बात को ट्विस्ट थोड़ा सा करते हैं ना, उसको इस तरह से, जैसे खान साहब ने पिछले दिनों बात की कि CCTV फुटेज लेकर आए क्योंकि हम कसूरवार नहीं, 9 मई के आगे से कहा कि नहीं आपके लोग वहाँ थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे लोग नहीं थे। उन्होंने कहा कि लेकर आए अगर हमारे लोग थे कि आग लगा रहे हैं तो हम माजरत करेंगे। अब उसको उन्होंने कहा कि गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। फिर खान साहब को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि मैंने तो कहीं पर भी नहीं माफ़ी मांगी, हमारे लोग तो नहीं थे, हमारे लोग नहीं थे। सही। अब इस मामले के अंदर भी वो जो कह रहे हैं फैज़ साहब के हवाले से, डेफिनेटली जो मेरी मुलाकात हुई उनके साथ तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बात आप क्लियर जाकर आप मीडिया के सामने करना, TV चैनल्स के ऊपर करना, टॉक में भी करना कि देखें फैज़ जो है वो जब DGI था तो उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस थी। उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी तलखी हुई जब बाजवा साहब उनको हटाना चाह रहे थे, तो वो इसी पैराए में था, इसी पैराए में था। देखें, बाजवा साहब उन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ जर्नल्स को जाकर कहते थे कि इमरान खान जो है वो फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहता है। तो उन्होंने कहा मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की कि उसको चीफ ऑफ, जिसको भी लगना है वो तो डेफिनेटली एक प्रोसेस उनका है, उसके मुताबिक वो हों। लेकिन जहाँ तक फॉर एग्जांपल एक अच्छा IG अगर सूबे के अंदर काम कर रहा हो, आप इसी तरह से ले लेना, इसको इतनी हाइप क्यों क्रिएट करें। अगर एक अच्छा IG काम कर रहा हो तो डेफिनेटली जो उसका वज़ीर आला होगा वो उसकी कोशिश होगी कि ये रिटेन रखे क्योंकि बेहतर है, और अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसको चेंज किया जाएगा। तो उस वक्त भी उनका यही मशवरा था। लेकिन क्योंकि बाजवा साहब जो हैं वो अपने एक्सटेंशन के मामले के अंदर कभी PMLN के रहनुमाओं से बात करते थे, कभी किसी से, और उस एक्सटेंशन के मामले में जब उनको कहा गया कि ठीक है हम आपको करेंगे लेकिन आप फैज़ साहब को हटाएं और उधर ले जाएं, उनको हटाया गया। और खान साहब ने यही बात की कि उस वक्त भी मैं उनसे लड़ा था कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि आपने मुल्क को देखना है, आप किसी की मंशा को ना देखें या एक्सटेंशन वाले मामले के अंदर फैज़ को ना हटाएं। तो ये सारा उसके अंदर किया गया। लेकिन अच्छा, अब ये जो एक खबर आई कि जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी एक किस्म की सहूलतकारी
दे रहे थे और वो एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ था जो कि फैज़ हमीद साहब या खान साहब या इस किस्म की कोई शख्सियात के बीच में घूमता था। अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जेल में रहते हुए भी और इस तरह सुपरिटेंडेंट जो है इस ओहदे के रैंक के ऑफिसर फैसिलिटेशन करें एक मुलजिम या एक मुजरिम को जो कि जेल में सज़ा काट रहा हो? नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है। अगर बात की जाए, वो जो अकरम साहब थे पिछले जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, हमारे टिकट्स जो है हमने फाइनलाइज करने थे, बैरिस्टर गौर साहब अडयाला जेल में गए, उनको अंदर पेपर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हम पेपर ले जाते थे कि खान साहब का नोट जो है वो बना लें, जो भी वो मीडिया के हवाले से कहते हैं, पार्टी के हवाले से इंस्ट्रक्शन होते हैं। वो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ताहयात चेयरमैन हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बाहर नहीं लाने देते थे, पेपर ले लेते थे। इमरान खान साहब उन्हें कहें कि मेरे किसी वकील को या मेरी फैमिली मेम्बर को ये बता दो कि ये चीज़ मुझे चाहिए या मुझे बुक्स चाहिए या मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए या फ़लाँ बंदा मिलने आ जाए, तो डेफिनेटली वो कन्वर्सेशन तो अभी भी चल रही है हमारी सुपरिटेंडेंट के साथ या डिप्टी के साथ, क्योंकि वो उस हद तक अगर बातचीत को वो कह रहे हैं कि ये कोई इस तरह की सहूलत देते थे, तो वो तो उनकी ड्यूटी थी उनका बताना। आप एविडेंस लेकर आएँ और जोड़ना आपने किस चीज़ से है। बेसिकली आप उधर से घुमाएं ना, डिप्टी से घुमाएं या फैज़ से घुमाएं या ऑन चौधरी से घुमाएं या परवेज़ खटक से घुमाएं, आप घुमा कर ले किस जगह के ऊपर आते हैं कि ये साजिशें हैं, ये फितना है, फलाना फलाना फलाना। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फितना फसाद तो सारे आप लोग हैं जिन्होंने आइन को तोड़ा है, जिन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए, जेली इलेक्शन करवाया, फॉर्म 47 के मुताबिक आप बैठे, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को तबाही के दाने पर ऐसे ऐसे आप काम कर रहे हैं कि आए रोज़ लोगों के ऊपर जुल्म से तम ढा रहे हैं, बिजली के बिल हो, पेट्रोल हो, कोई चीज़ भी हो, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। इसमें मुझे ये भी फरमाइएगा कि अच्छा आपने तो बड़ी इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा नहीं था, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का आज तक का मौक़िफ़ सुने तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह मज़ीद कुछ अफसरान को पकड़ा गया है, ब्रिगेडियर नईम का नाम आ रहा है, किसी कर्नल आसिम साहब का नाम आ रहा है, तो वो ये कहा जा रहा है कि ये बातें शायद 9 मई तक जाएँ। ये पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसी सिचुएशन होती तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि 9 मई के हवाले से अगर ये फ़ौजी अफसरान या साबका फ़ौजी अफसरान कुछ कहते हैं तो फिर तो ये PTI के लिए बड़ा क्रिटिकल होगी सिचुएशन। देखें, कोई भी कह ले, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुद्दई है तो मुद्दई ने डेफिनेटली कहना है कि बिल्कुल जी मेरा ये कसूरवार है। अगर वो ना भी हो, आप पिंडों में चले जाए ना या किसी जगह पर ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं, क्या होता है कि एक बंदा फायर मारता है तो उसके 50 रिश्तेदारों को डाल दी जाता है। अब वो जो रिश्तेदारों को डाला जाता है, अब वो बंदा जिसने पर्चा करवाया है या मुकदमा दर्ज करवाया, अगर वो खुद ये अदालत लगा कर फैसला करे तो वो तो तमाम रिश्तेदारों को भी फांसी लगा दे। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। देखें, बात यह है कि आपने देखना है कि न्यूट्रल, फॉर एग्जांपल एक जज है जी, हाई कोर्ट का जज है, चीफ अदालतें, जुडिशल सिस्टम है, वो क्या फैसला देता है, क्या उसके पास आप एविडेंस लेकर जाते हैं, शवाहिद लेकर जाते हैं, और अगर शवाहिद लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर अदालत का क्या रद्द-ए-अमल होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल नहीं, वो ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों का एक मसला मेरा ख्याल है गले की हड्डी बन चुका है, हुकूमत से ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है, कानून बना दिया है उन्होंने, अब इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का इंतजार है, अगर वो हो जाए तो फिर 2/3 अक्सरियत पर चली जाएगी हुकूमत। इस हवाले से PTI कितनी प्रिपेयर्ड है इसको रोकने के लिए? देखें, हम अगर देखा जाए तो हम जा चुके हैं, जो एक एक्ट पास किया गया था उसको कलअदम करा देने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के अंदर वो समाअत शायद ना करे, क्योंकि जहाँ पर आपका दिल अपना होना कि इस केस को उठाना है उसकी समाअत कर ली जाती है। अब मैं रिसेंट आपके सामने रखता हूँ कि 19 तारीख को एक केस फिक्स किया गया है ट्राइब्यूनल्स के हवाले से कि ट्राइब्यूनल जो हैं वो रिटायर्ड जजेस होने चाहिए। अब वो बेसिकली दरख्वास्त में उसे कहूँगा कि उस धांधली के ऊपर पर्दा डालने के लिए कि रिटायर्ड जजेस लगा कर और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला जो है वो किया जाए। तो वो केस 19 तारीख के लिए फ़िक्स हो गया है, लेकिन जहाँ पर हमारी दरख्वास्तें हों, चाहे वो इलेक्शन धांधली के हवाले से हो, फंडामेंटल राइट्स की हो, या 9 मई के हवाले से या कोई भी हो, वो दरख्वास्त फ़िक्स नहीं की जाती। तो ये चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तक न सिर्फ वकील हैं बल्कि बड़े मुफस्सिल अंदाज में इन्होंने जिस तरीके से उनके केसेस और ख़ास तौर पर जमात के केसेस कहाँ खड़े हैं और उनमें मसाइल और लूप होल्स क्या हैं उसकी निशानदही करे थे। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहाँ सियासी तौर पर हम बात कर रहे हैं कि खुद एहतसाबी का अमल इदारों में तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या सियासी जमातें और सियासी सिस्टम भी इसे अडॉप्ट करने का मुतहम्मिल हो सकता है या फिर नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब ज़रूरी है, और अब लगता यह है कि पाकिस्तान के हर हल्के में ये बात आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर रही है, चाहे वो फौजी इदारे हों, चाहे वो सियासी जमातें हों। एहतसाब तो होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि शुरुआत कहाँ से होगी। एक इदारा तो इसकी शुरुआत कर चुका है, लेकिन क्या उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करने की सियासतदान या फिर सियासी जमातें कोशिश करेंगी, ये वो एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमारी सियासत के सुतून खड़े हैं। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में क्या पोजीशन रह जाती है हुकूमत की अगर किसी भी ऐसे एक्शन का कोशिश की जाती है, ऐसे किसी अमल की कोशिश की जाती है
तो फिर क्या अपोजिशन को बिला वजह कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाएगा या फिर उसूलों की बुनियाद के ऊपर उनके साथ कार्रवाई या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये वो एक मुश्किल क्वेश्चन है जिसके बारे में शायद वही बात कर सकता है जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत को बखूबी समझता है। और ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ प्रोग्राम के सेगमेंट हैं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की सियासत को भरपूर तरीके से समझते हैं बल्कि कई दहाइयों से पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा भी हैं। मुस्लिम लीग ग्रुप के सरबरा एजाजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, बड़े अरसे बाद सर आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि ये जो एहतसाब की बात की जा रही है, यकीनन इदारा तो एहतसाब अब कर रहा है अपने एक जर्नैल को कुर्बान करके, लेकिन क्या जो पैगाम देने की सियासी जमातों को कोशिश की गई है वो पैगाम समझ आता है उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है आपका, और मेरा ख्याल है कि ये हर 25 करोड़ आवाम तक ये बात आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। मसला ये है कि कभी सियासतदान अपना एहतसाब नहीं कर सकते, वो अपनी अपोजिशन का एहतसाब कर सकते हैं, कभी अपनी जमात के अंदर से एहतसाब नहीं कर सकते। पहली मरतबा जब थोड़ा सा एहतसाब शुरू हुआ था तो वो मोहम्मद खान जुनेजो के ज़माने में था। उन्होंने अपने एक दो वज़रा को, जिन्होंने कोई स्कैंडल उनका सामने आया था, तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन उनको ये मालूम था कि उनके पीछे भी उस वक्त एक मार्शल लॉ की हुकूमत थी और एक मजबूत हुकूमत थी, तो वो इस किस्म का जो है वो स्टेप ले सकते थे। उसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि स्वाए पीपल्स पार्टी नून लीग पीपल्स पार्टी का, और अब दोनों मिलके पीटीआई का, इसके अलावा तो इनको एहतसाब का ना अकाउंटेबिलिटी के स्पेलिंग पता है, ना इनको मालूम है कि ये होता कैसे। और मैं वही इदारा जो अपनी खुद एहतसाबी करना जानता है, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि उनको फिर सबका एहतसाब करना पड़े। बिल्कुल। और वो दिन मुझे, मतलब अगर मौजूदा सूरत हाल में हम फंसे रहे और हमने खुद अपने इक़दामात ना किए और अपने आप को दुरुस्त और सही, तो वो दिन आप दूर नहीं देख रहे। हाँ, वो दिन मेरा नहीं ख्याल कि वो दूर है, अगर हमने अपने आप में खुद एहतसाबी ना की तो। अच्छा, लेकिन अब सर ये बताइएगा कि बज़ाहिर तो अगर मैं उस पे आऊँ जो अब अफसल मसला चल रहा है, फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी, सर पहले अब क्योंकि आप तो सर सियासत की हर चीज़ को बखूबी जानते हैं, सर ये जिस दिन खबर आई थी तो इसके बारे में हुकूमत ये कहती रही कि जी इसको सिर्फ टॉप सिटी तक महदूद रखा जाए, इसके ऊपर ज़्यादा बात ना की जाए। लेकिन अब आज ये बात खुली कि इसमें 3 दीगर फौजी अफसरान भी शामिल हैं, तो इसका मतलब तो ये कि ये मामला कहीं दूर तक जाता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से आज शर्जील मेमन साहब ने ये कह दिया कि हो सकता है ये बातचीत और ये मसाइल जो है वो 9 मई तक चले जाएं। तो इसका मतलब तो ये समझा जाएगा सर कि इस एक शख्सियत के साथ, उन तमाम फौजी अफसरान के साथ पूरी एक जमात भी वाइप आउट हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा अफोर्ड कर सकेगी पाकिस्तानी सियासत? देखिए, ये फौज के अंदर ऐसे ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। फौज के अंदर माजी में भी जनरल मुजम्मल थे, उन्होंने कोई कू का करने का सोच रहे थे या करने का इरादा रख रहे थे, तो उनको पकड़ा गया। उसके अलावा 1974 के अंदर बहुत से फौजी ऐसे थे जो कि जिसमें मेरे ख्याल में उस जनरल लेवल का तो नहीं था, लेकिन काफ़ी सीनियर लोग थे जो कि अटक केस चला था। इस तरह एक उनके अंदर एक सिस्टम ऐसा है कि वो करते रहते हैं। लेकिन ये मामला जो है, इसमें क्योंकि माजी में कभी DGISI के साथ ऐसा नहीं हुआ, और DGISI के पास हमेशा राज ऐसे होते हैं जैसे कि आपको मालूम है कि सियासत का जोड़ तोड़, क्योंकि एक पॉलिटिकल विंग बनाया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ISI के अंदर, और वो पॉलिटिकल विंग फिर दिन ब दिन हर आने वाली हुकूमत के साथ मजीद स्ट्रॉन्ग होता गया, स्ट्रॉन्ग होता रहा। तो उनके पास बहुत से राज होते हैं। देखें, एक तो ये ऐसा केस जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, नासिर खान केस जो है, जिसमें कि ISI के जो DG थे उन्होंने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों ने एफिडेविट दिया था कि हाँ जी हमने ये पैसे दिए थे और हमने ये पैसे बांटे थे। लेकिन उसको फिर अगर चलाया जाता केस को, और अगर उस केस को कंक्लूड किया जाता, तो उसमें भी बहुत सी सियासी जमातों ने, सियासतदानों ने फंसना था। बिल्कुल सही। अच्छा, ये फरमाएगा सर कि अगर इसको मैं सियासी सिस्टम से कनेक्ट करूं तो जिस तरीके से पिछले चंद दिन में ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने, पाकिस्तान वापस आने, फिर बाजवा साहब की बात की, उन्होंने एक्सटेंशंस की बात की, मलिक अहमद खान साहब ने खैर इसको कुछ हद तक डिसओन किया, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के बाहर से वापस आने में और जाने में कोई किरदार नहीं था जनरल बाजवा साहब का। लेकिन आपको लगता है कि वाकई इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग रही होगी? क्योंकि अगर फैज साहब जाएंगे इंक्वायरी के लिए तो कहीं ना कहीं बाजवा साहब का भी नाम तो आएगा। फैज साहब के पास तो बहुत से लोगों के नाम होंगे, अगर वो देना चाहें तो। लाजमी बात है
देखें, सिंपल सी बात मैं करता हूँ, जी जी। मतलब एक आप समझ लें कि शख्स जिसको इतनी मालूमात नहीं है, ये फौज है, ये बिल्कुल। इंटैक्ट है, इसमें एक चेन ऑफ कमांड है। इसमें ये नहीं हो सकता कि हर कोई अपना अपना एक दायरा इख्तियार बनाकर अपना अपना घर बनाकर चलाना शुरू कर दे। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि अगर अब मैं थोड़ा सा पार्लिमानी सूरत हाल के ऊपर आपसे राय आपकी जानूं, ये बताएं कि इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर मसला चल रहा है, ये एक तरफ अपोजिशन कहती है हमारा हक है, हुकूमत ने कानून बाकायदा बना दिया, अब उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ या नोटिफिकेशन का इंतज़ार है कि जो पुराने लोग हैं अगर बहाल हो जाएं तो 2/3 अक्सरियत भी हुकूमत को मिल जाएगी, फिर वो आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। आपके ख्याल में आइनी तौर पर जो हुकूमत कर रही है वो दुरुस्त फैसला है? क्योंकि बहुत से लोगों को इस पर इख्तलाफ भी है, लेकिन अगर आप हुकूमत की बात सुने तो वो कहते हैं कि हम दुरुस्त कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय? देखिए, आईनी तौर पे तो दुरुस्त कर रहे हैं, मॉरली एथिकली दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे बहस हो सकती है। देखिए, हुकूमत और अपोजिशन के पास आइन के अंदर जो भी इख्तियार होंगे वो उनको इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया है या हाई कोर्ट में गया है, लाजिम बात है वो आइन के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए कोई चीज़ें देखते हुए। लेकिन हुकूमत ने जो किया है, चाहे मैं वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन हमसे मशवरा नहीं किया गया, ना हमसे पूछा गया, हालांकि हम उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, लेकिन उस आइनी तौर पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आइन के अंदर लिखा है कि इतने महदूद दिनों के अंदर अंदर आपने कोई ना कोई जमात को जो है वो ज्वाइन करना है। और अगर ये कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन को फहरिस्तें जो हैं वो उस जमात की तरफ से जिस जमात का वो सहारा ले रहे हैं वो पहुंचनी चाहिए थी, अगर वो नहीं पहुंची तो फिर इसका मतलब कि आइन की तो खिलाफ वर्जी होगी ना वहाँ पे। तो फिर उस लिहाज से हुकूमत जो है वो सही कर रही है। हाँ, मॉरली मैं कहूँगा, एथिकली ये होना चाहिए कि भाई जिसका जो हिस्सा है उसको मिलना चाहिए, लेकिन हुकूमत भी अपना पूरा जोर लगाएगी आइन के अंदर रहते हुए, और ऑपोजिशन भी अपना पूरा जोर लगा रही है। एजाज साहब, सर आप ही देखेंगे बखूबी, आपने तो कितने चीफ जस्टिस देखे हैं सर, इस वक्त बज़ाहिर जो बेंच में डिवीज़न है वो बहुत वाज़े नज़र आ रही है। आता बंदियाल साहब के दौर में भी होनी शुरू हुई थी, लेकिन अब तो लगता यह है कि बहुत वाज़े ग्रुप बंदी मौजूद है। फिर सर ये भी बात की जा रही थी कि एक ऐसा पैकेज भी जुडिशल लाना चाह रही है हुकूमत जिसमें इस पूरे सिस्टम में मौजूद जजेस को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। अगर तो इस पॉसिबिलिटी के ऊपर बात की जाए तो आपके ख्याल में क्या इस वक्त की जो अदलिया है वो क्या ऐसी जगह खड़ी नज़र आती है कि वो ऐसी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकती है? अब मैं कुछ कहूँगा तो फिर कई बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक सर, मुझे अच्छा लगेगा, आप कह सकते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 5वें नंबर से किसी को उठाकर चीफ जस्टिस बना सकते हैं, मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि 2 सीनियर जजेस को आपने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में, और 2 सीनियर जजेस को आपने एक साइड पे रख के तो 5वें नंबर पे जो है उनको उठाकर आपने चीफ जस्टिस बना दिया। लाहौर हाई कोर्ट, जी लाहौर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो ट्रेडिशन थी, एक अनरिटन सा वो था, जो फैसला था कि जी सीनियर मोस्ट इज गोइंग टू बिकम दी नहीं सर, लेकिन सर नून लीग की तो हिस्ट्री रही है ना, ये मुशर्रफ साहब के दौर में भी तो यही गलती हुई थी उनसे। मतलब ये तो मियां साहब और उनकी सियासी जमात का यही से अलमिया रहा है कि वो हिरार्की को कभी भी फॉलो नहीं करते। नहीं, वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को, हायरार्की को तो फॉलो करने की अब एक ट्रेडिशन बन चुकी थी ना। अब तो आपने देख लिया था कि हमें ये पता था कि 2029 और उससे आगे भी कौन कौन किस वक्त जाके चीफ जस्टिस बनेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मुझे क्विकली अगर इसका जवाब दे दें, वो ये कि आपके ख्याल में ये जो एक रिफ्ट पैदा होती नजर आ रही है हुकूमत और अदलिया के दरमियान, जैसी आपने खुद भी जिसकी निशानदही की है, आपके ख्याल में अगर ये बढ़ती है तो इसका नुकसान अदलिया को ज्यादा होगा या हुकूमत को होगा? मुख्तसरन अगर मुझे बता दें। देखिए, तमाम अदारों का जो इस वक्त है ना वो आपस में इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं बज़ाहिरन, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के और अदलिया के भी और हुकूमत के और अदलिया के भी, और जो अब देखने में आ रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि जिस किस्म के फैसले और जिस किस्म का वो दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो ये बड़ा नुकसानदेह होगा आगे चलकर। मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। इस वक्त हमारे इकॉनमी, हमारी सिक्योरिटी, तो इस वक्त तमाम जमातों को, तमाम लोगों को, तमाम अदारों को एक पेज पे होना चाहिए और इकट्ठे बैठकर फैसले करने चाहिए। उसमें सियासतदान भी हो, पार्लियामेंट भी हो,
उसमें अदलिया भी हो, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो, और वो देखें कि कहाँ कहाँ हमारी कमजोरियां हैं, क्यों लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, क्यों सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में क्या करना चाहिए। क्योंकि जब सबको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो ये मामला हल नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा बिल्कुल हूँ, ठीक। ना ये वक्त है कि इदारों का आपस में टकराव हो, इससे बड़ा नुकसान होगा मुल्क। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, मुस्लिम लीग ज़िया सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन जाते जाते उन्होंने जिस किस्म के मशवरे इस हुकूमत को दिए हैं, अगर उनको खाते में ना लाया गया तो नुकसान सिर्फ हुकूमत का ही नहीं होगा बल्कि मुल्की सिस्टम का भी होगा। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जो फैसला फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से अपने एहतसाब का किया गया है, यकीनन उसके असरात तो अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला रुका नहीं है। इसके आखिर असरात क्या होंगे इदारे के अलावा मुल्क और सियासत के ऊपर भी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी सिलसिला थमता हुआ नज़र नहीं आता, और जैसे आज ये खबर भी डिस्क्लोज़ हुई कि उनकी गिरफ्तारी के अलावा भी मज़ीद 3 ऐसे फ़ौजी अफसरान हैं जिनको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बात वहीं आकर निकली है कि मामला सिर्फ टॉप सिटी तक महदूद नहीं रहेगा। जैसे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजीर इनाम मेमन साहब ने भी अपनी प्रेस टॉक में बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये मामला मुल्क की सालमियत से जुड़ा महसूस होता है, और हो सकता है ये तमाम वाक़यात और इसके ताने बाने 9 मई तक जाते हों। अब देखना ये होगा कि आया ये जो इल्ज़ामात या जिन अफवाहों के ऊपर बात की जा रही है उनमें कितनी सदाकत है। लेकिन यकीनन एक बड़ा दिफाई इदारा अगर इतना अहम कदम उठाता है तो इसके असरात और ख़ास तौर पे किस किस्म का ट्रेंड वो सेट करेगा, इससे भी वाज़े हो जाता है कि खुद एहतसाबी का अमल जो शुरू किया गया है वो अक्रॉस द बोर्ड होगा, और आने वाले वक्त में हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में नज़र भी आएगा। क्या कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ के नाम पर, इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए रज़िया का कमर चीमा साहब प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है। कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि पहले बात की जा रही थी कि सिर्फ फैज़ हमीद साहब हैं और सिर्फ टॉप सिटी का मामला है, लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त भी दबे लफ्ज़ों कहा था कि बात इतनी सादा नहीं है जितनी समझी जा रही है, यकीनन इतने मजबूत सबूत मौजूद हैं। और आज वही अहम खबर आई कि 3 मजीद अफसरान भी हैं जो कि इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। आपके ख्याल में ये चीज़ कितना फैलती हुई अब नज़र आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की हदायत के ऊपर जब टॉप सिटी के मसले को आर्मी ने देखना शुरू किया तो उस पर बहुत सारे जो शवाहिद मिले, और उस बेस के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन साथ ही साथ उनकी रिटायरमेंट के बाद आपको पता है कि जब 9 मई का वाक़या होता है, उसके बाद ये एक बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट था कि फ़ौज के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की बहुत लंबी चौड़ी पेनिट्रेशन है, बड़ी हमदर्दियाँ हैं। तो ये एक इमेज था कि शायद DGF-ISI फैज़ हमीद साहब जो थे वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को हदायत दे रहे हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट। तो एक होता है सना मिर्जा साहिबा कि एक इंस्टीट्यूशन की क्या पॉलिसी है। एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आपको आपकी आर्मी चीफ ने या अदारे ने या आप जूनियर रैंक के हैं, आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो आपका जॉब है उसको करने के लिए। और एक होता है कि आप इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में अपने ओथ की वायलेशन करें, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो मेरा ख्याल है कि फैज़ हमीद साहब ने भी ओथ की वायलेशन की, और फिर उन्होंने अपना जो नेटवर्क था, जो उनके जो जूनियर्स लोग थे, जिसमें आज बताया गया है कि 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल थे, और इनका ज्यादातर का जो ताल्लुक है वो कहा जा रहा है कि चकवाल से था, उनके इलाके के लोग थे। तो क्वेश्चन ये है कि वो अपनी अपना जो इन्फ्लुएंस है, जो इंफॉर्मेशन या जो इंटेलिजेंस उनके पास एज ए DGI थी, उसको इस्तेमाल कर रहे थे पोस्ट रिटायरमेंट, जो कि मेरे ख्याल है हल्की वायलेशन है। और फिर 9 मई के हवाले से काफी ज्यादा आपको पता पहले पकड़ दकड़ हो चुकी है, और आर्मी ने बड़ी क्लियर मैसेजिंग दे दी गई है कि अगर उनका अपना DGI-SI इस तहवील में आ सकता है तो सिविलियन और बाकी लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप जिस तरह अब पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, वैसे तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन खान साहब जिस तरह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो मुल्क का एसेट हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो उनके ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल शुरू कर चुका है। तो एक तो ये कि आपके ख़्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये साबित हो जाते हैं इल्ज़ामात, तो आपको क्या लगता है, वैसे आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी कोई मुश्किल वक्त आ सकता है, उनको बैन लगाना या उनकी लीडरशिप को बैन करना, ये मामलात किस हद तक जा सकते हैं? मतलब अफवाज पाकिस्तान किस हद तक एक्सट्रीम डिसीजन की तरफ जा सकती है अगर ये चीज़ें साबित हो जाएं तो? देखिए, पहली बात तो यह है कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने आप को महदूद रखा हुआ है,
कि वो लोग जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए 9 मई में, उनका ताल्लुक सियासत से हो, उनका ताल्लुक सिविलियन से हो, उनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, उनको पहले उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की और उनको कानून के कटहरे में लेके आए। फिर उसके बाद जो है फौज के अंदर उन्होंने देखा कि कहाँ पे ऐसे उनकी फौज के अंदर लोग थे जो 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं या अपने ओहदे की वायलेशन करते होंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें जो है वो फौज कर रही है। और क्योंकि अभी भी आप देखें कि आज जो पता चला है कि बानी पीटीआई को सपोर्ट मिल रही थी जेल के अंदर से, तो एक बड़ा नेटवर्क है जिसको पकड़ना जरूरी है। और वो पकड़ना इसलिए जरूरी है कि शायद वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इस चीज में मेरा ख्याल है अवाम को बताना बहुत जरूरी था कि एहतसाब हर तरफ हो रहा है, अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, और ये कंटिन्यू रहेगा। और जहां तक बैन करने की बात आपने की है, मुझे नहीं लगता कि ये फौज इस चीज को देखे कि ये हुकूमत का मसला है। हुकूमत इसको कैसे देखती है कि क्या वाकई ही तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो मुल्क के अंदर इतनी बड़ी अनारकी फैलाना चाहती है कि जिसमें अगर वो ये समझते हैं कि फौज के अंदर भी बगावत हो जाए तो ये काबिल कबूल है। मेरा ख्याल है इस पर हुकूमत जरूर एक्शन लेगी, फौज अपनी कोई इंफॉर्मेशन या रिकमेंडेशंस को शेयर कर सकती है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, जिसको मेरा ख्याल तारक साहब पहले बोल चुके हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कमर साहब, सर ये बताएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो लोग मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचाया है जिन्होंने फैसिलिटेट किया है, उनका एहतसाब होना बड़ा ज़रूरी है। तो आपके ख्याल में क्या ये वाकई ऐसा अगर होता हुआ नज़र आता है तो क्या सियासी जमातों के ऊपर भी ये कैथारसिस जो है या ये पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए? क्योंकि खान साहब पहले ही इशारा दे चुके थे कि मेरा शायद मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो या मुझे मरवा दिया जाए। तो आपके ख्याल में उनको पहले से ये महसूस हो गया है? जिस तरह डिसोन कर रही है पीटीआई, आपको लगता ही है कि इस मामले को दबाने की भी कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि फैज़ हमीद साहब का अंदरूनी मामला है, इदारों का अंदरूनी मामला है अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, लेकिन दूसरी सांस में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो हमारे एसिड हैं, उनके खिलाफ ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी बात है एहतसाब तो होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो तो वो अपनी मर्जी के लोगों को जेलों में डालना शुरू कर दें। और जब PMLN एंड पीपल्स पार्टी है, खैर इन्होंने तो अभी तक कोई अपना तो कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे कि जितने लोग भी पकड़े जा रहे हैं ये 9 मई के हवाले से पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें सारी बातें ये नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड पे पकड़ा जा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी और वो लाइन उन्होंने ड्रॉ नहीं कर सके। वो ये समझते थे कि फौज से हमने मदद लेनी है, फौज को हमने इस्तेमाल करना है, फौज के अंदर हमने बगावत करानी है, जो मर्जी हम फौज के अंदर कराएं और जैसी मर्जी मत लें, हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई और उन्होंने फिर फौज के अंदर, आपको पता है, जो हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल है। आपने कल देखा तमाम जो आर्मी चीफ थे साबिक, वो भी थे, रिटायर्ड जनरल्स भी थे, 4 स्टार भी थे, 3 स्टार और इवन वो मैसेज, आपके ख्याल में वो मैसेज क्या देने की चीमा साहब कोशिश की गई है? तमाम वेटरन्स को बुलाना, उसमें अशफाक परवेज कियानी भी नजर आए, राहील शरीफ भी नजर आए और एक स्ट्रॉन्ग एलामिया जारी हुआ कि वेटरन्स जितने भी पाक फौज के हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को। तो वो मैसेज क्या कन्वे करने की कोशिश की गई है? देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये मैसेजिंग है जिसमें खास तौर पे इन तमाम 4 स्टार्स का और बाकी फौज का इकट्ठा होना, जब फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये सीधा सीधा मैसेज है कि फौज इकट्ठी है, फौज यूनाइटेड है और फौज अगर कभी किसी लार्जर इंटरेस्ट में किसी ग्रुप को या सियासी जमात को किसी वक्त माजी में इस्तेमाल किया गया है तो वो दैट इज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो उसको उस एंगल से देखा जाना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल जो है वो फौज के अंदर वो अपनी सियासत शुरू कर दें और अपने सियासत जो है वो बनानी शुरू कर दें और फौज के अंदर हालात पैदा शुरू कर दें और बगावत की बातें करें। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फौज भी सिक्योर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और जनरल आसिम मुनीर की इस वक्त फुल ग्रिप है, फुल कंट्रोल है फौज के अंदर। और ये बड़ा फैसला था जो उनके पास पहले काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन वो जब तक पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना हो जाती तो वो अवाम में शेयर नहीं करना चाहते थे। उसकी वजह यह है कि जब फौजी अफसरों की इंफॉर्मेशन बाहर आती है इस तरह के केसेस के अंदर तो जाहिर बात है एक नेशनल लेवल पे और ग्लोबली डिस्कस किया जाता है। अच्छा चीमा साहब, सर एक ज़िमनी सवाल और भी करना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे, जिस तरह फैज़ हमीद साहब के बारे में या बाजवा साहब के बारे में वो बात कर रहे थे, फिर उसको मलिक अहमद खान साहब ने डिसोन करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी,
बाहर जाने में उनका कोई किरदार नहीं था। अब ये जो एक कन्फ्यूजन की फिज़ा फैल गई है कि बाजवा साहब ने धोखा दिया खान साहब को या नून लीग के साथ जाकर मिल गए, उस पर फिर फैज़ हमीद साहब का भी एक रोल आ गया कि किस तरह उन्होंने पॉलिटिकली मामलात को ट्विस्ट करने की कोशिश की। आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है कि चलें ये सज़ा तो फैज़ हमीद साहब का जो भी अब ट्रायल हो रहा है हो जाएगा, लेकिन सियासी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मैस क्रिएट करना या इसको क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट होगा इस गवर्नमेंट के लिए भी खास तौर पर? बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज को ये ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना चाहिए ऐसे टॉपिक्स को, और उनका बनता नहीं है। वो हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि वो पब्लिक में आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल जनरल बाजवा या बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, और बड़े सारे मसले हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको डिस्कस करें। और इस वक्त इंटरनेट बड़ा स्लो डाउन है, फायरवॉल के मसले हैं, इकोनॉमी के मसले हैं, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। आप सही कह रही हैं कि ये जो मैस क्रिएट किया जा रहा है, और शायद कई दफा सियासतदानों को शौक होता है हेडलाइंस में आने का, तो वो कोई ऐसी में शाम को रात को खबर ऐसी छोड़ देंगे तो सारा का सारा जो मीडिया उस पर बातें करता रहे, और आज क्योंकि मैंने कोई खबर दी नहीं है तो मतलब मुझे कुछ करना चाहिए। सो जनरल बाजवा और बाकी लोगों उस वक्त जो भी अदारे ने किया वो एक और सिचुएशन थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर आप अपने ही अदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने ही अदारे के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, तो जाहिर बात है उसमें फिर आपको, आप कोई भी हो, आपको सजा मिल सकती है। ये उस दौर की लीडरशिप भी डेफिनेटली फैसला करती है। सो जनरल बाजवा बिल्कुल साइलेंट है, उन्होंने बिल्कुल एक वो अपनी पोजीशन से आउट है, तो वो मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंट ए पॉलिटिकल बैठे हुए हैं, उनका कोई किरदार नहीं है। लेकिन फैज हमीद साहब रिटायरमेंट के मुसलसल बाद अपने लोगों से भी राब्ते में थे, PTI से भी राब्ते में थे, और मजीद अफरा तफरी फैलाने में उनका किरदार। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, दिफाई तज़ियाकार हमारे साथ में। यकीनन दुरुस्त कहा इन्होंने कि बहुत से कोर इशूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर हुकूमत को भी काम करने की ज़रूरत है। सियासी तौर पर इन मसाइल को जो दिफाई इदारे हैं उन तक महदूद रहने देना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ अगर इंटरनेट के मसले की बात ले ली जाए तो चंद दिनों के दौरान तकरीबन 500 मिलियन का नुकसान पाकिस्तान उठा चुका है, और इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की कायमा कमेटी है बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, उसने 15 दिन का वक्त दिया है कि इस मसले को हल किया जाए। न जाने 15 दिन में ये 500 मिलियन कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे, और यकीनन इसके नुकसानात आने वाले हफ्तों और महीनों तक नजर आएंगे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।